Hello aspirants, I welcome you all at even online platform. देखिए अभी तक हम लोग क्या कर चुके थे, हम लोग लेटर मौर्य फेज को कर रहे थे और उत्तर मौर्य काल में हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन विदेशी आक्रमण जो है वो भारत के अंदर होते हैं। ठीक है, हमने शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश के बारे में देखा था। ठीक है, ये तो देशी आक्रमण थे, मतलब कि जो भारत के ही लोग भारत के राजाओं पर यानी मौर्य काल पर आक्रमण करते हैं, उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, उसकी बातें की। अब कौन विदेशी शासकों ने आक्रमण किया इस मौर्य काल पे, उसकी बात हम करते हैं। यानी लेटर मौर्य फेज के अंदर अब जो विदेशी लोग थे, इंडो ग्रीक कौन थे, शक कौन थे, कुषाण कौन थे। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया था, शुंग वंश का आक्रमण देख लिया था। ठीक है, कौन कौन इसमें राजा महाराजा हुए, फिर कण्व वंश को समझ लिया था, सातवाहन को और चेदी वंश को हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि विदेशी आक्रमण कौन कौन ऐसे थे जो भारत के बाहर की धरती से आते हैं और मौर्य साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करते हैं। ठीक है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहले थे इंडो ग्रीक लोग, यानी कि जो यूनानी लोग थे वो भारत के अंदर आक्रमण करने आते हैं। इनमें कौन कौन है आप देखोगे, इंडो ग्रीक यूनान में जो फॉरेन इन्वेजन में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंडो ग्रीक लोग हैं वो आक्रमण करते हैं। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 180 बीसी से 10 एडी तक रहने लगा। ठीक है, अच्छा ये लोग कहां से आए थे, ये लोग यूनान से आए थे। ठीक है, ये लोग यूनान से आए थे, ग्रीक से आए थे और इन्होंने अपनी कैपिटल, इनकी कैपिटल क्या थी, शाकल। इसको शाकाल नहीं पढ़ना है, इसकी कैपिटल क्या थी, शाकल। इस इंडो ग्रीक यूनान का, यानी जो यवन भी इनको कहते थे, यवन लोग आए हैं। ठीक है, या कह दो आप यूनानी लोग आए हैं, या आप कह दो इंडो ग्रीक लोग आए हैं, एक ही बात है। इनका फाउंडर कौन था, इनके फाउंडर का नाम था यूथीडेमस। क्या नाम था, यूथीडेमस। ठीक है, अच्छा तो जो डेमेट्रियस था वो पहला इंडो ग्रीक रूलर था, वो पहला एक इंडो ग्रीक व्यक्ति था जिसने सिंधु नदी को पार किया था, जिसने इंडस नदी को पार किया था। क्योंकि इंडस नदी एक बड़ा सा बैरियर माना जाता था कि वहां से आने वाले लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस तरफ तो सारा हिमालय था, नीचे सारा जल है और ऊपर इंडस नदी की वजह से बहुत कम लोग ही थे जो भारत में आ पाते थे। तो इनमें सबसे पहले कौन था, डेमेट्रियस था, जो इंडस को क्रॉस करके भारत के अंदर प्रवेश करता है और इसको एक शुंग शासक वासुमित्र ने इसको हरा दिया था। ठीक है, इसको याद रखोगे। जानकारी इस इनसे क्या मतलब, जो ये हमको सारी बातें पता लगी कि डेमेट्रियस नाम का कोई बंदा आया या इस तरीके से इंडो ग्रीक आए थे, ये हमको कहां से मिली, लेटर मौर्य काल के अंदर जो सिक्के मिलते हैं उन सिक्कों पे ये बहुत सारी जानकारियां जो है हमें देखने को मिलती हैं कि इस तरीके से शासक आए थे। ठीक है, अब इंडो ग्रीक के अंदर कौन कौन से रूलर रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मिलिंद, या जिसको मियंडर कहते हैं, इन्होंने भी अपनी कैपिटल शाकल को रखी। ठीक है, इनके समय में मिलिंद पन्हो नाम की एक बुक लिखी जाती है जो एक बौद्ध ग्रंथ था, एक बौद्ध बुक है, एक बौद्ध ग्रंथ था। इस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु जो नागसेन है और मियंडर यानी राजा मियंडर के बीच में जो भी बातचीत हुई, जो भी कॉन्वर्सेशन डिस्कशन हुआ, उसका सारा एक्सप्लेनेशन इस बुक के अंदर मिलता है। उसके बाद मियंडर के बाद या मिलिंद के बाद जो अगला शासक है उसका नाम है अंटियल कीडस। क्या नाम है, अंटियल कीडस। ठीक है, इसने अपनी कैपिटल तक्षशिला को रख लिया। अब पहले कैपिटल थी शाकल, अब इसने अपनी कैपिटल किसको बना लिया, तक्षशिला को अपनी कैपिटल बना लिया। इसके समय में जो राजदूत हेलियोडोरस था, एंटियल कीडस का जो राजदूत, ठीक है, हेलियोडोरस था, उसने भगवत के दरबार में अपना ये राजदूत जो है वो भेजा था। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ अब लिंकेज बनने शुरू हो गए हैं, जो राजदूत है वो भारत के अंदर आने लगे हैं। अब इस इंडो ग्रीक अटैक का भारत के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा। देखो, जब भी कोई अटैक होता है नुकसान तो होता ही है, लेकिन साथ में वो अपनी बहुत सारे कल्चर, अपने बहुत सारे आइडियाज जो है भारत के अंदर छोड़ के जाते हैं। तो इन्होंने कौन कौन से क्या क्या प्रभाव डाले, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड कॉइन चलाए, सोने के सिक्के किसने चलाए, सबसे पहले इंडो ग्रीक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्योर सिक्के किसने चलाए, उसका आंसर अलग है, और अगर क्वेश्चन बन जाए सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, उसका आंसर अलग है। आगे ध्यान रखना इन बातों पे कि प्योर सिक्के कौन चला रहा है, सबसे प्योर गोल्ड कॉइन कौन चलाएगा, कुषाणों ने भी गोल्ड कॉइन चलाए थे। ठीक है, अच्छा फिर किसके समय में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन चले, गुप्ता एज के अंदर हम ये बातें पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे देखने हैं शुरुआत किसने की थी गोल्ड कॉइन्स की, इंडो ग्रीक रूलर्स ने। ठीक है, इसने गांधार शैली को, ये गांधार क्या है, आर्ट की एक शैली है, पेंटिंग की आप कह सकते हो शैली है, जो बहुत ही यथार्थवादी है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। ठीक है, गांधार शैली, मथुरा शैली आगे जिक्र भी करेंगे हम। गांधार शैली ना बहुत ही वास्तविकता भी बताती है। जैसे आप गांधार शैली में देखोगे ना, गौतम बुद्ध की जो फोटो मिलेगी वो आपको ऐसे मिलेगी, ढीले ढाले से कपड़े हैं, ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी उगी हुई है। क्यों, क्योंकि वो
तपस्या कर रहे हैं गौतम बुद्ध। अब तपस्या कर रहे हैं 7-8 सालों तक लगातार, कोई तपस्या कर रहा है तो सीधी सी बात है उसकी शक्ल या उसके कपड़े तो है वो तो ढीले विले हो ही जाएंगे, बंदा पतला हो जाएगा। तो जो गांधार शैली है वो हकीकत बताती है, यथार्थ बताती है, ठीक है, रियलिटी बताती है। तो गांधार शैली का आगमन भारत में इंडो ग्रीक रूलर की वजह से ही हुआ। अब आप जो नाटकों में वो नहीं देखते पर्दा उठता है ना, जैसे आप लोग रामलीला में अगर कभी गए होगे तो इस तरीके से पर्दा होता है। कॉलेज के फंक्शंस में भी आप देखते हो ऐसे पर्दा हटता है, पर्दा लगता है, पर्दा ऐसे गिर रहा है। ये सारी जो पर्दा प्रथा है ना नाटकों में, इसकी शुरुआत भी इंडो ग्रीक रूलर की वजह से ही हुई है, ठीक है। भारत के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी होती थी, भारत की जो एस्ट्रोलॉजी है उसको यूनानी एस्ट्रोलॉजी, दोनों का मिश्रण भी इंडो ग्रीक रूलर की वजह से ही हुआ है, या इंडो ग्रीक अटैक की वजह से ही हुआ है। अब इसके बाद अगला अटैक शक लोगों ने किया, ठीक है। शक सेंट्रल एशिया के ये लोग रहने वाले थे और ये एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, जनजातीय समुदाय था और मध्य एशिया के अंदर ये रहता था। इन्होंने इंडो ग्रीक रूलर को हराया और ये 5 ब्रांचेस के अंदर फैले हुए थे, 5 जगह पे शक लोग रहने लगे थे। सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर रहते थे जो भारत के बाहर की जगह है, ठीक है। तक्षशिला जिसका फाउंडर माओस था, मथुरा जिसका फाउंडर सोडश था, नासिक जिसने शहरात वंश की स्थापना की थी, ठीक है। शहरात वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? भूमक ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पहले भी। तो नासिक के अंदर भूमक का योगदान रहता है शहरात वंश की स्थापना की। और इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट या मैं कहूंगी सबसे विख्यात रूलर कौन था? नहपान। सबसे विख्यात रूलर कौन था? नहपान। इस वंश का, किस वंश का? शहरात वंश का। कहां था? नासिक के अंदर। किसने बसाया? भूमक ने बसाया, ठीक है। और शक लोगों का जिक्र हो रहा है ये। और 5वां जो था वो था उज्जैन। तो 5 जगह ये फैल गए। एक तो था भारत से बाहर, क्वेश्चन बन सकता है भारत से बाहर शक ने अपना डेरा कहां जमाया? अफगानिस्तान। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। कौन थे? जनजाति थी, ट्राइब थे, ठीक है। और किसको रिप्लेस किया? इंडो ग्रीक रूलर को रिप्लेस किया। भारत में कहां कहां आए? मथुरा में आके बैठ गए, सोडश ने स्थापना रखी, नासिक के अंदर, ठीक है, उज्जैन के अंदर और तक्षशिला के अंदर। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद उज्जैन के अंदर बात करें अगर हम, तो उज्जैनी यानी कि उज्जैनी ने कारमादक वंश की स्थापना की, ठीक है। फाउंडर क्या था इसका? फाउंडर कौन है इस वंश का? चेतन। फाउंडर कौन है? चेतन कह दो या चेट्टन कह दो, वो आपकी मर्जी है। और इस चेट्टन का उत्तराधिकारी था रुद्रदमन, जो ज्यादा फेमस हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, ये भी शकों से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदमन, जिसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेखों में भी मिलता है, ठीक है। समझेंगे अभिलेख को जब आगे पढ़ेंगे। सुदर्शन झील का मेंटेनेंस करवाया था इन्होंने, बनाई नहीं है इन्होंने, इन्होंने मेंटेनेंस करवाई। बनाई किसने? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सुदर्शन झील का मेंटेनेंस करवाया रुद्रदमन ने, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने शक के बारे में पढ़ ली। अब शक के आने की वजह से भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है उसको देख लीजिए। हमको नई नई घुड़सवारी की यानी हॉर्स राइडिंग की टेक्निक हमको पता लग गई। घुड़सवारी की तकनीक के बारे में भारत को और ज्ञान हो गया। इन्होंने भारी मात्रा में सिल्वर कॉइन चलाए, भारी मात्रा में इन्होंने सिल्वर कॉइन। उनको किस कहा जाता है? इंडो ग्रीक रूलर को गोल्ड कॉइन का श्रेय जाता है और इनको सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के शकों ने चलाए। उसके बाद अगला जो अटैक होगा वो पहलव यानी पार्थियान कहते हैं जिसको, पहलव लोगों से अटैक होता है, ठीक है। ये विदेशी अटैक है। ये कहां के रहने वाले थे? ये ईरान के रहने वाले थे। पहलव के फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर थे मैथ्रीडेटस। क्या नाम है? मैथ्रीडेटस। डेमेट्रियस अलग है, इंडो ग्रीक में पड़ा है, इसका नाम है मैथ्रीडेटस, ठीक है। गोंडो फर्निस जो है इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है। किस वंश का? पहलव वंश का सबसे प्रतापी राजा। क्या नाम है? गोंडो फर्निस। बहुत कम चांस है इसको पूछने के, बट फिर भी पूछ लेते हैं तो याद रखना। इस समय में सेंट थॉमस जो है वो भारत आते हैं और ईसाई धर्म का प्रचार होता है, ठीक है। इनके समय में ईसाई धर्म का प्रचार जो है वो होने लग जाता है और ये पहलव वंश की बातें हैं। फिर कौन आए? कुषाण। कुषाण भी सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब थी, ठीक है, सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी। पहले ये चाइना पे अटैक करते हैं, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण के बाद उन्होंने देखा कि चाइना में तो अटैक अब पॉसिबल नहीं है, तो भारत में इन्होंने अटैक स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इंडिया में कुषाणों की 2 ब्रांच बनी, जैसे शकों की 5 ब्रांच बनी, ऐसे ही कुषाणों की भारत में 2 ब्रांच बनी। एक तो थी कडफसिस ब्रांच और एक का नाम था कनिष्क। ये हम ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो कडफसिस ब्रांच थी पहले उसके बारे में देख लेते हैं। कडफसिस ब्रांच का फाउंडर कौन था? कुजुल कडफसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। कडफसिस ब्रांच का फाउंडर था कुजुल कडफसिस, ठीक है। इसने काबुल और कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। काबुल को
ठीक है, आज के समय में आप देखोगे पाकिस्तान की तरफ, और कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और इसका उत्तराधिकारी कौन बना? कुजुल कडफसिस का उत्तराधिकारी बना विम कडफसिस। ठीक है, और जो कनिष्क ब्रांच है उसका फाउंडर कौन है? कनिष्क खुद है। ठीक है, जिसको सेकंड अशोक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेकंड अशोक के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन बने कि भारत में किस शासक को सेकंड अशोक के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कनिष्क को सेकंड अशोक के नाम से जाना जाता है। 78 एडी में ये गद्दी पे बैठा और शक संवत की इसने शुरुआत की। ठीक है, शक संवत की, ये कैलेंडर होते हैं ना, तो उनमें से एक टाइप है शक संवत की, इन्होंने शुरुआत की। और कैपिटल क्या है? इसने अपनी कैपिटल रखी पेशावर और मथुरा। इसने दो कैपिटल रखी, पेशावर और मथुरा। ठीक है, तो ये कैडेप्सिस और कनिष्क ब्रांच की हमने बातें की। कुछ और कनिष्क के बारे में जान लेते हैं कि जो कनिष्क का साम्राज्य था वो अफगानिस्तान, काबुल वाला एरिया देखो, पाकिस्तान और इंडिया में फैला हुआ था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म में महायान, बौद्ध के दो सेक्ट हैं, हिनायान और महायान। ये बौद्ध धर्म में महायान का अनुयायी था। आगे पढ़ेंगे इसको कि महायान क्या था, हिनायान क्या था। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई थी उस समय बुद्ध के दो सेक्ट बन गए थे अलग अलग। एक को कहते थे हिनायान, एक को कहते थे महायान। एक जो अनुयायी थे, एक जो सेक्ट बना था वो बहुत ज्यादा लिबरल था, और एक जो था हिनायान वाले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी थे, मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन जो महायान वाले लोग थे, आपको पता है वो विदेशी शासकों की वजह से उनका कल्चर जब मिक्स हुआ तो उन्होंने गौतम बुद्ध के जो बुद्धिज्म था उसको बहुत ज्यादा लिबरेट, उदारवादी कर दिया। ठीक है, तो ये सब जो कनिष्का था वो महायान का अनुयायी था, महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इनके शासनकाल में कुंडनवल यानी कि कश्मीर में चौथी बुद्ध समिति हुई। ये क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई। आपने देखा अशोक के टाइम पे भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो कौन सी थी? जल्दी से अपने मन में याद करो, नहीं पता तो पीछे जाके इसको देखो। ठीक है, तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कुंडल वन में कश्मीर के अंदर कनिष्क के समय पे हुई। इसने कश्मीर को जीता और वहां कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना कर दी थी, और पूरे सिल्क रूट को इसने कंट्रोल किया। यह सिल्क रूट क्या था? चाइना से लेके यूरोप तक, चाइना से लेके यूरोप तक पहले रेशे का व्यापार होता था, यानी कि सिल्क का व्यापार होता था, और जिस रास्ते से व्यापारी लोग जाते थे उसी को ही सिल्क रूट कह देते हैं। तो जो कनिष्क राजा था उसने सिल्क रूट पे कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, सबसे ज्यादा कल्चरल डेवलपमेंट भी इसी के ही टाइम पे हुई। इसने गांधार शैली और मौर्यन आर्ट, मौर्यन हस्तशिल्प वगैरह, मौर्यन आर्ट को प्रमोट किया। ठीक है, पहले हमने देखा कि गांधार शैली कौन लेके आए भारत के अंदर। हमने देखा कि गांधार शैली को इंडो ग्रीक लेके आए थे। ठीक है, लेकिन इसने उस शैली को और ज्यादा प्रमोट किया, गांधार शैली और मौर्यन आर्ट को प्रमोट किया। इसके दरबार में पार्श्व, वासुमित्र, चरक, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे विद्वान लोग रहते थे। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि अश्वघोष किसके समय में था? कनिष्क के समय में था। वासुमित्र किसके समय पे था? कनिष्क के समय पे था। ठीक है, लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर जो थे उनका नाम था वासुदेव वन। जो कुषाणों के लास्ट ग्रेट रूलर थे उनका नाम क्या था? वासुदेव वन। ठीक है, याद रखोगे, वासुदेव वन। अब फेमस पोर्ट कौन कौन से थे? क्योंकि व्यापार ज्यादा कर रहे थे ये कनिष्क लोग जो है, सिल्क रूट पे पूरा कब्जा कर रखा था। तो पोर्ट्स के ऊपर पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने यूट्यूब पे पूरा डिस्कशन करवाया था, जिसने नहीं देखा देख लेना। फेमस पोर्ट कौन कौन से थे इनके समय में? एक तो था बैरी गाजा, एक था बरबारिकन, और एक था अरिका मेडू। तो इसकी लोकेशन आप लोग देख लीजिए, कई बार लोकेशन से भी क्वेश्चन पूछने लगी है आजकल एसएससी। तो आप देखना, जो बैरी गाजा है वो कहाँ है? ये यहाँ पे है। बैरी गाजा कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका भारत, ठीक है, ये आपको भारत दिख रहा है, और भारत के इधर नियर गुजरात जो है बैरी गाजा नाम की जगह है। इस ताम्रलिप्ति पे पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में, ताम्रलिप्ति की लोकेशन भी देख लेना। ठीक है, फिर इसने क्या कहा है? बैरी गाजा, जो ये रहा, यहाँ पे आपको और क्लियर दिख रहा होगा। एक बताया इन्होंने बरबारिकन, ठीक है, एक बताया बरबारिकन, और एक बताया है अरिका मेडू। अरिका मेडू, अरिका मेडू ये रहा, यहाँ पे आप देखोगे नियर पौंडीचेरी अरिका मेडू नाम का पोर्ट है। इन तीन पोर्ट से लेटर मौर्य काल में सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा था। फिर से देख लो, बैरी गाजा कहाँ है? ये आपको बैरी गाजा दिख रहा है, ये आपको बरबारिकन दिख रहा है, और ये आपको अरिका मेडू दिख रहा है। ठीक है, ये नियर गुजरात है। ठीक है, नियर गुजरात, राजस्थान इसके आसपास लग रहे हैं, और जो अरिका मेडू है वो नीचे साउथ में पुडुचेरी के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये तीन पोर्ट्स का भी पता लग गया। कुषाणों के सामंत कौन थे? गुप्त थे। जब कुषाण कमजोर होने लगे थे,
जब कुषाण कमजोर होने लगे थे तो इनके ही सामंतों में से एक सामंत था जिसका नाम था श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश की नींव रखेगा। जब ये कुषाण लोग जो हैं कमजोर पड़ने लगे थे तब श्रीगुप्त ने अपनी पावर्स को बढ़ाया था, ठीक है, और उसी ने ही फिर गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो कुषाणों के सामंत होते थे, फ्यूडल होते थे ये गुप्त लोग, उनमें से जो एक था श्रीगुप्त, उसने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गुप्त साम्राज्य का फाउंडर कौन है, तो आप बताएंगे श्रीगुप्त, और कोई ऐसे पूछ ले कि गुप्त साम्राज्य का रियल फाउंडर कौन है, तो आप बताओगे चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन रियल फाउंडर था, ठीक है, लेकिन फाउंडर कौन था? श्रीगुप्त था, जो सामंत था एक कुषाणों का। कुषाणों का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? इन्होंने कॉपर कॉइन चलाए, इन्होंने कॉपर कॉइन चलाए, ठीक है। प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन भी इन्होंने ही चलाए। इंडो ग्रीक ने गोल्ड कॉइन चलाए, लेकिन प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन कुषाणों ने ही चलाए थे, ठीक है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन में यानी निर्माण में, विनिर्माण में रेड टाइल्स का यूज किया। आज भी आप देखते हो ना, लाल किले साइड जब जाओगे आप तो आपको ना छोटी छोटी ऐसे रेड टाइल्स दिखेंगी, छोटी छोटी ईंट, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वो ईंटें, जंग वंग भी नहीं लगता उनपे ज्यादा। तो ये रेड टाइल का चलन इन्होंने ही चलाया था, और लाइमस्टोन का यूज भी इन्होंने ही करना सिखाया था, ठीक है, जो चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन का यूज भी इन्होंने ही सिखाया था। घोड़े के ऊपर जो चमड़े की जीन होती है जिसके ऊपर बैठते हैं, ऐसे चमड़े का पट्टा होता है ना घोड़े की पीठ पे जिसके ऊपर आप बैठते हैं, तो चमड़े की जीन की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। इन्होंने ही पगड़ी, कुर्ता, चूड़ीदार, पजामा, इन सब चीजों की शुरुआत जो है वो कुषाणों ने ही की थी। तो कुषाणों का क्या प्रभाव है ये भी हमने देख लिया। उसके बाद लेटर मौर्य काल के अंदर किस किस तरीके से आर्ट और कल्चर का डेवलपमेंट होता है। इनके समय में बहुत सारे स्तूपा, चैत्य और विहार, मूर्ति कला और चित्रकला, इन चार चीजों का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। इन सब के मीनिंग समझेंगे, इन सबको समझेंगे कौन कौन से स्तूप जो है लेटर मौर्य काल में बनते हैं। देखो स्तूप होता क्या है, आपको इस तरीके से एक अर्धचंद्राकार आकृति दिखेगी, ये इस तरीके से अर्धचंद्राकार आकृति दिखेगी, हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं, गुंबद कह देते हैं कुछ लोग अपनी लेमन लैंग्वेज में, देसी भाषा में गुंबद कह देते हैं। तो ये अर्धचंद्राकार आकृति की एक आकृति होती है जिसको स्तूप कह देते हैं। इसके अंदर बुद्ध और बोधिसत्व के शारीरिक अवशेष या उनके द्वारा यूज की गई वस्तुओं के ऊपर इनको निर्मित किया जाता है। भाई जैसे मतलब बोधिसत्व लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनको खुद को तो निर्वाण प्राप्त हो गया, जिनको खुद को तो ज्ञान प्राप्त हो गया, अब वो दूसरों को ज्ञान देने में लगे हैं। आप बौद्ध भिक्षु कह सकते हो, जिनको खुद को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी, लेकिन अब वो दूसरों के ज्ञान की, दूसरों को ज्ञान समझाने के अंदर लगे हुए, उनको तो कहते हैं बोधिसत्व। और बुद्ध किसको कहते हैं? बुद्ध कहते हैं उस इंसान को जिसको खुद को निर्वाण प्राप्त हो गया हो, दूसरों को नहीं सिखा रहा, खुद को निर्वाण प्राप्त हुआ, हम कहेंगे बुद्ध। और खुद को निर्वाण प्राप्त होने के बाद अब वो दूसरे को निर्वाण प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति की तरफ लेके जा रहा है, उसको कहेंगे बोधिसत्व। ऐसे लोगों के मरने के बाद, अपने जीवन को छोड़ने के बाद, अपने शरीर को छोड़ने के बाद जो उसके अवशेष बच जाते हैं वो जमीन के नीचे दबाए जाते हैं और उसके ऊपर इस तरीके से गुंबद बना दिया जाता है जिसको स्तूप कह देते हैं, जिसको स्तूप कह देते हैं, ठीक है। हाफ मून शेप स्ट्रक्चर होता है, ये अर्धचंद्राकार आकृति होती है जिसको स्तूप कह देते हैं। कितने तरीके के स्तूप होते हैं? शारीरिक स्तूप, जहां पे किसी के शारीरिक अवशेष, जैसे भाई हिंदू धर्म में तो क्या होता है, गंगा जी में बहाते हैं जो शारीरिक अवशेष बचते हैं, ये लोग उसको जमीन में दबा के स्तूप बना लेते हैं, ठीक है। तो शारीरिक स्तूप जहां पे शारीरिक अवशेष के ऊपर ये गुंबद बनाया है। पारिभोगिक स्तूप, जहां पे यूज की गई वस्तुओं पर, भाई जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध इस तरीके से छड़ी का यूज करते थे, गौतम बुद्ध चश्मे का यूज करते थे, गौतम बुद्ध जो है इस कमंडल का यूज करते थे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैडम कब उन्होंने चश्मा लगाया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। उनसे रिलेटेड वस्तुओं का धरती में दबा के उसके ऊपर आकृति बना देना गुंबद की, उसको कहते हैं पारिभोगिक स्तूप। फिर होता है उद्देशिक स्तूप, बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर आधारित, ठीक है, आपको कुछ उनसे, उनकी लाइफ से रिलेटेड स्टोरी पे आधारित कोई स्तूप बना दिया आपने कि यहाँ पे जो गौतम बुद्ध है इस तरीके से ज्ञान प्राप्त करते थे, इस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ये करते थे, यहाँ पे गौतम बुद्ध इस तरीके से अपनी क्लास देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन प्लेसेस पे आपने स्तूप बनवा दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उद्देशिक स्तूप, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव बताना चाह रहा है वो। फिर है पूजार्थिक स्तूप, पूजा अर्चना और मनोती से संबंधित, जैसे मैं कोई मनोती मान लू, मैं कोई भगवान को
को कह दूं कि भगवान मेरा ये पेपर पास करवा देना, मैं तुम्हारा स्तूप बनवाऊंगी, या गौतम बुद्ध मेरा ये करवा देना, मैं तुम्हारा स्तूप बनवाऊंगी। पूजा अर्चना और मनोती से संबंधित जो स्तूप बनते हैं उसको हम पूजार्थिक स्तूप कहते हैं। तो शारीरिक स्तूप जहां पे शारीरिक अवशेष दबाए गए हैं, पारिभोगिक जहां पे उनसे रिलेटेड वस्तुएं दबाई गई है, उद्देशिक जिसका पर्टिकुलर कोई उद्देश्य होता है और वो बुद्ध के जीवन की घटनाओं से जुड़े हुए हैं, और लास्ट है पूजार्थिक जिनको पूजा अर्चना या मनोती के संदर्भ में बनाया जाता है। मेजर स्तूप कौन कौन से हैं, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला सांची स्तूप, जो डिस्ट्रिक्ट रायसेन मध्य प्रदेश के अंदर है, सांची स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप के अंदर अलग अलग बहुत सारे स्तूप हैं, जिसमें स्तूप 1 जो है वो अशोक द्वारा बनाया गया है, इसको महास्तूप कहते हैं। महास्तूप बहुत बड़ा स्तूप है ये। फिर स्तूप 2 जो है वो 10 बौद्ध संतों की याद में बनाया गया था। तो पूछा जाए अगर कि 10 बौद्ध संतों की याद में स्तूप जो है कौन से नंबर का था, स्तूप नंबर 2 था। स्तूपा 3 कौन सा था, बुद्ध के शिष्य सारीपत्र महामैदिलायन का स्तूप है। ठीक है, बुद्ध के शिष्य के याद में जो स्तूप बना उसका नाम है स्तूपा 3। तो ये 3 स्तूप सांची स्तूप के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है बहरूत स्तूप, ये सतना, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, वो रायसीना में, ये सतना मध्य प्रदेश के अंदर। पुष्यमित्र शुंग ने इसको बनवाया था। ठीक है, और बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर ये आधारित है। यानी कैसा है ये उद्देशिक स्तूप है। भरूच स्तूप कैसा है, उद्देशिक, क्योंकि बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर ये बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद है बोध गया का स्तूप, आपको पता है गया बिहार में है, बड़ा फेमस है। तो गया बिहार के अंदर ये स्तूप बना हुआ है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना पर आधारित है। ठीक है, जब बुद्ध का जो अपना शरीर त्याग देते हैं वो महापरिनिर्वाण हो जाता है, भगवान से उनका मिलन हो जाता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, इस जीवन के दुख के शरीर को छोड़ देते हैं वो, जब उस घटना पर आधारित ये बुद्ध का स्तूप बना है, जिसको गया बिहार में बनाया गया, जिसको बोध गया स्तूप के नाम से जानते हैं। उसके बाद अमरावती स्तूप, इसको भी अशोक ने बनवाया था। एक और स्तूप अभी अशोक ने बनवाया था, क्या नाम था उसका, अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप, स्तूप नंबर 1, और ये भी अशोक ने बनवाया है। अमरावती स्तूप भी अशोक ने बनवाया है। ठीक है, ये सातवाहन शासकों ने इसको प्रोटेक्ट किया, बनवाया अशोक ने, लेकिन सातवाहन शासकों ने इसका संरक्षण किया था। यह मार्बल से निर्मित एकमात्र स्तूप है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि मार्बल से निर्मित एकमात्र स्तूप कौन सा है, अमरावती स्तूप है। ठीक है, उसके बाद है धामेका स्तूप, यह भी अशोक ने बनवाया था सारनाथ में। इस स्तूप में एंट्री गेट नहीं है, एकमात्र ऐसा है जिसमें तोरण द्वार नहीं है, जिसमें एंट्री गेट नहीं है। वैसे क्या होता है, स्तूपों के अंदर इस तरीके से पूरा गेट बना होता है, यहाँ पे एक बड़ा सा गेट मिलेगा आपको। ठीक है, फिर ऐसे पूरा मार्ग होता है, इस तरीके से आकृति होती है, यहाँ पे वो स्तूप बना होता है, यहाँ पे स्तूप बना होता है। ठीक है, ये आपका चैत्य होता है, जहाँ पे खड़े होके आप लोग पूजा करते हैं, चैत्य। और इसके बाहर की साइड यहाँ पे ऐसे रूम बने होते हैं जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जिसको विहार कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है, जिसको विहार कहा जाता है। तो ये जो है धामेका स्तूप जो है, ये इस स्तूप में एंट्री गेट नहीं है। इस स्तूप में क्या नहीं है, स्तूप में एंट्री गेट नहीं है। अब चैत्य और विहार की बात करते हैं। देखो क्या होता है, ये पूरा प्रांगण होता है। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े होके जो भी आप पूजा वर्णा करना चाह रहे हो आप करते हो। और इस तरीके से जो ये गुंबद बनाया हुआ है, इसको तो हम कहते हैं स्तूप। ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया स्तूप। ये जो पूरी गैलरी सी है जिसमें आप प्रवेश करते हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुंचते हैं, इसको हम कहते हैं चैत्य। क्या कहते हैं इसको, चैत्य। और इसके बाहर निकलने पे एक और स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इसके बाहर निकलने पे इस तरीके से रूम्स बने होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये होता है विहार। विहार का मतलब रहना। तो यहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं जो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं स्तूप में। ये बाहर चैत्य हो गया और चैत्य के बाहर विहार हो गए, यानी रूम्स हो गए जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहेंगे। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, बुद्ध भगवान को लेके अपना मेडिटेशन करते हैं, तो वो लोग इधर विहार में रहते हैं। ठीक है, तो ये चैत्य विहार क्या होता है ये आप लोगों को समझ आ गया। इसका अर्थ क्या है वो देख लिया। चैत्य का मतलब पूजा या प्रार्थना स्थल, ये वाली एरिया। ठीक है, और विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु या संत जो है वो रहते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है ये आप लोगों ने देख लिया, मैंने और उसका टॉप व्यू दिखाने की कोशिश की। ठीक है, अब प्रमुख चैत्य स्थल कौन कौन से थे। एक तो अजंता का, एलोरा का जो महाराष्ट्र के अंदर है, प्रमुख चैत्य थे। कार्ले का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चैत्य है,
ठीक है, कार्ले महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चैत्य है, इसके अवशेष अब तक रखे हुए हैं। कार्ले चैत्य में अवशेष जो है वो अब तक रखे हुए हैं, बहुत फेमस है। तो अजंता का कैसा दिखता है आप लोग देख पा रहे हैं, एलोरा का कैसा दिखता है आप लोग देख पा रहे हैं, कार्ले का कैसा दिखता है आप लोग देख पा रहे हैं। आप कहोगे मैडम सारे सेम ही है ठीक है, ये अंदर की जो आकृति है ना ये थोड़ी अलग अलग सब में आपको दिखेगी, अंदर की आकृति सब में अलग अलग दिखेगी। ठीक है, तो ये तीनों जो है अजंता, एलोरा और कार्ले के जो स्तूप है वो जो चैत्य हैं वो सबसे फेमस वाले हैं। फिर मूर्ति कला की बात करते हैं। मूर्ति कला में गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, तीन शैलियों का उद्भव होता है लेटर मौर्य फेज में, या मैं कहूंगी उत्तर मौर्य काल में। ठीक है, जो गांधार शैली है आप लोग देख पा रहे हो, गांधार शैली के अंदर जो है ऐसे मैले से दिखेंगे, थोड़े जो बुद्ध हैं वो थोड़े मैले मैले दिखेंगे, थके थके दिखेंगे। लेकिन जो मथुरा शैली है उसके अंदर बिल्कुल ऐसे सजाया होता है आपके गौतम बुद्ध को। ठीक है, पीछे ऐसे आप देख रहे हो चक्र भी बना हुआ है, बिल्कुल बढ़िया से उनके बाल बनाए हुए हैं। मतलब ये है यथार्थवादी नहीं होता है, ये आदर्शवादी होता है। ठीक है, लेकिन ये रियल पिक्चर बताते हैं, गांधार वाले रियल पिक्चर बताते हैं। तो गांधार शैली के अंदर जो होता है वो ब्लैक स्टोन से बनता है, जो मूर्ति बनती है वो ब्लैक स्टोन से बनती है गांधार शैली में। मथुरा शैली में जो बनती है वो रेड स्टोन से बनती है, आपको फर्क दिख भी रहा होगा। मथुरा शैली में रेड स्टोन से मूर्तियां बनती है और गांधार शैली में ब्लैक स्टोन को यूज किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। अमरावती शैली क्या है उसको भी देखते हैं, पर मूर्ति कला के अंदर हमको मेनली ये दो पे क्वेश्चन बनते हैं। गांधार शैली सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, बामियान अफगानिस्तान की एक जगह है, और तक्षशिला में आपको गांधार शैली दिखाई देगी। और इसको कौन लाए थे? इंडो ग्रीक लोग लाए थे। तो इस आर्ट पे यूनानी लोगों का प्रभाव आपको दिखाई देगा। इस आर्ट में स्टैच्यू बनाने में ब्लैक और ब्लू कलर का सैंडस्टोन यूज किया जाता है। ठीक है, बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां गांधार शैली में ही मिलती है, सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की गांधार शैली में ही आपको मिलेगी। लेकिन जो सबसे पहले बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी, सबसे पहली मथुरा शैली में। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है संख्या में वो गांधार शैली में आपको बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी। इस आर्ट में बुद्ध, बोधिसत्व व ग्रीक देवी देवताओं के स्टैच्यू बनाए गए थे, बुद्ध के, खुद भगवान बुद्ध के। फिर वो लोग जो बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करके आगे लोगों में ज्ञान फैलाते हैं उनको बोधिसत्व कहा। और जो ग्रीक के देवी देवता थे उनके स्टैच्यू जो है वो आपको इस गांधार शैली में बने हुए मिलेंगे। इस शैली को, इस कला को संरक्षण यानी प्रोटेक्शन किसने दिया? शकों ने और कुषाणों ने इसका प्रोटेक्शन किया है। शकों ने और कुषाणों ने इस शैली का प्रोटेक्शन किया है। ये शैली यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक पिक्चर दिखाती है। इस आर्ट में बुद्ध जो है थोड़े बड़े हुए बाल में, लॉन्ग हेयर्स में, दाढ़ी मूछ, कमजोर शरीर, ढीले वस्त्र में इनको दिखाया जाता है, क्योंकि बंदा 7-8 साल तक मेडिटेशन पे बैठा है तो वैसे उसका शरीर जो है कमजोर हो जाएगा ना, मन या इंद्रियां तो उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी, लेकिन जो उसका शरीर है वो दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, तो इस आर्ट के अंदर इस तरीके से दिखाया गया है। उसके बाद मथुरा आर्ट। मथुरा आर्ट आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा। मथुरा कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, यूपी में। तो मथुरा आर्ट यूपी में यानी कि नॉर्थ इंडिया में आपको मिलेगा, मथुरा के आसपास। इस कला के संरक्षक कुषाण यानी कनिष्क थे। कनिष्क ने मथुरा शैली को बहुत ज्यादा संभाल के रखा। उसके कौन थे? शक और कुषाण, गांधार शैली के। इसके कौन है? कनिष्क है। ठीक है, इसमें रेड सैंडस्टोन का यूज किया जाता है। इस कला में ब्राह्मण धर्म, बलराम, शिव, दुर्गा, बौद्ध, जैन धर्म यानी पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, महावीर स्वामी, इनकी मूर्तियां बनाई गई है। ठीक है, उसमें क्या देखा था हमने? उसके अंदर बुद्ध की, बोधिसत्व की और ग्रीक देवी देवताओं की बनाई जाती है गांधार शैली में। मथुरा शैली में भगवान, जो हिंदुओं के जितने भगवान हैं, जैसे दुर्गा मैया है, शिव जी है, बलराम है, बुद्ध है, जैन धर्म है, इनकी मूर्तियां बनाई जाती है। बुद्ध की पहली मूर्ति जो है वो मथुरा शैली में ही बनाई थी और सबसे ज्यादा मूर्तियां उनकी गांधार शैली में देखने को मिलती है। ठीक है, ये आर्ट कैसा था? ये आइडियलिस्टिक था। मतलब यहाँ जो बुद्ध होंगे बिना दाढ़ी मूछ के होंगे, टाइट क्लोथ्स में दिखेंगे मेडिटेशन करते हुए, और पीछे प्रभा मंडल का निर्माण किया जाता है। भाई इस तरीके से कुछ ज्ञान का प्रकाश उनके दिमाग के पीछे होता जा रहा है। इस तरीके से आपको इमेजेस जो है वो दिखाई देंगी मथुरा शैली वाली। ठीक है, फिर उसके बाद है अमरावती आर्ट। आप देख पा रहे हैं संगमरमर के अंदर ये फोटो होती है। ये अमरावती आर्ट जो होता है वो रेड स्टोन या ब्लैक स्टोन में नहीं होता, संगमरमर में, मार्बल में ये फोटोज होती हैं। ठीक है, तो आप वहां देख पा रहे हैं। साउथ इंडिया में अमरावती, अमरावती का है साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में ये आर्ट आया है। ठीक है, अमरावती में, नागार्जुन कोंडा में यानी आंध्र प्रदेश के पास, इसमें मार्बल का यूज होता है और प्राकृतिक विषयों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण होता है, नेचर का,
कि पीछे कोई झरना चल रहा है, कोई नदियां बह रही है, कोई पहाड़ दिखा दिए। इस तरीके की मूर्तियों का निर्माण जो है वो अमरावती आर्ट में देखने को मिलता है। ये तो हमने की आर्ट की बात, यानी स्तूप की कर ली, चैत्य विहार की कर ली, ठीक है, हम लोगों ने मूर्ति की कर ली। अब हम चित्र की यानी पेंटिंग की बात करते हैं। कौन कौन सी विधियां पेंटिंग से जुड़ी हुई है? एक तो टेम्परा, एक फ्रेस्को और सिस्को। एक बार तीनों की फोटो देख लेना, पर पहले फीचर जान लो। टेम्परा पेंटिंग्स जो होती है ना स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, पहले दीवार को रगड़ रगड़ के खुरदरा यानी कि रफ बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर लाइमस्टोन से पॉलिश करके पेंटिंग की जाती है। पहले दीवार को खुरदरा बनाया जाएगा और फिर लाइमस्टोन से पेंटिंग करके उस पर पॉलिश की जाएगी। इसको गीली विधि कहते हैं, वेट मेथड, ठीक है, क्योंकि पहले पॉलिश की जाती है, गीला किया जाता है पोत कर, और फिर उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है। फ्रेस्को के अंदर वॉल को खुरदरा नहीं करते, सीधा ही उसके ऊपर लाइमस्टोन से पेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। और सिस्को में दोनों का मिक्सचर होता है, टेम्परा का भी और फ्रेस्को का भी। आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पहले आप दीवार को ऐसे खुरदरा कर रहे हैं और फिर उसको पूरा पेंट किया है और फिर उसके ऊपर पेंटिंग की है, पूरा पोता है फिर उस पर पेंटिंग की है। दिस इज टेम्परा, ठीक है। टेम्परा के बाद फ्रेस्को के अंदर सीधा ही आप देखोगे दीवार के ऊपर कोई खुरदरा नहीं कर रहे हैं, दीवार के ऊपर सीधा ही लाइमस्टोन से पेंटिंग कर दी, दैट इज फ्रेस्को, ठीक है। और सिस्को के अंदर दोनों का मिक्सचर, थोड़ा थोड़ा खुरदरा कर दिया और फिर पेंटिंग भी कर दी, ठीक है। तो सिस्को के अंदर दोनों ही काम होते हैं, ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर होता है। इसके बाद प्रमुख स्थान, मेजर प्लेस कौन कौन से थे लेटर मौर्य काल में, उसको देखो। अजंता केव, महाराष्ट्र के अंदर अजंता केव। अजंता में नेचुरल और रिलीजियस सब्जेक्ट से रिलेटेड पेंटिंग मिलेंगी। आपको सेंसुअल से भी बहुत सारी पेंटिंग मिलेगी, ठीक है। ह्यूमन सेंसिटिविटी को दिखाते हुए, मानव की सेंस को दिखाते हुए आपको बहुत सारी चीजों का चित्रण देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। देखो इस तरीके से आपको कुछ रिलीजियस दिखेंगी, राजा महाराजाओं की, भगवान श्री कृष्ण को दिखाया हुआ है। रिलीजियस मूर्तियां भी मिलेंगी आपको, बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं, ठीक है। और आपको ह्यूमन कि सेंसुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स आपको इसमें देखने को मिलेगी। सेंसिटिविटी प्लस सेंसिटिविटी और सेंसुअल दोनों ही जो पिक्चर्स हैं वो इसमें दिखाई देंगी। नेचर से जुड़ी हुई भी बहुत सारी पेंटिंग अजंता केव्स में दिखती है। तो केव नंबर्स पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। केव नंबर 9-10 लेटर मौर्य फेज में बनी है, 16-17 गुप्त काल में बनी है, और बाकी की जितनी पेंटिंग्स है वो गुप्त काल के बाद ही बनी है। तो 9 और 10 लेटर मौर्य में, 16-17 गुप्त काल में बनी है और बाकी सारी गुप्त काल के बाद बनी है। लेटर मौर्य में अब धर्म, कौन कौन से धर्म का उदय हुआ, कौन कौन से धर्म जो हैं वो कैसे कैसे अब उनके अंदर सुधारों का काम हो रहा है लेटर मौर्य फेज में। 3 धर्म मेनली हम पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म। बौद्ध धर्म के अंदर बोधिसत्व की कल्पना उभरी, यानी कि बोधिसत्व कौन थे मैंने पहले भी बताया है, वो लोग जो खुद ज्ञान प्राप्त करके अब दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं, उनको कहते हैं बोधिसत्व। अभी तक बुद्ध के बारे में बात होती थी, लेकिन लेटर मौर्य काल में बोधिसत्वों की बातें भी होने लगी है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसको स्वयं को ज्ञान प्राप्त हो गया, अब वो दूसरे को निर्वाण में दिलवाने में लगा है। सामूहिक निर्माण पे जोर दिया, एक एक व्यक्ति को बिठा के उसको ज्ञान नहीं दे रहे हैं। लेटर मौर्य काल में बहुत सारे लोगों को बिठा लिया और फिर उनकी एक क्लास चल रही है मेडिटेशन की, निर्वाण प्राप्त कराने की, ज्ञान देने की एक कंबाइंड क्लास चल रही है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, यानी सामूहिक निर्माण पे इन्होंने जोर दिया, सामूहिक निर्माण पे जोर दिया, ठीक है। इनके समय में, लेटर मौर्य में, कनिष्क के समय में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जिसमें बुद्ध को 2 सेक्ट में तोड़ दिया, महायान और हीनायान। महायान के अंदर देखो क्या है, मूर्ति पूजा होती है, क्योंकि महायान किस वजह से हुआ है, जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनकी वजह से ये महायान वाला सेक्ट जो है वो उभरता है। अब विदेशी लोग जब भारत आ रहे हैं तो कुछ तो उदारता लाएंगे ना, कुछ तो लिबरल, कुछ तो स्वतंत्रता, खुली सोच लेके आए। तो इन्होंने क्या किया, ये जो है इन्होंने बुद्ध को भगवान मान लिया, गॉड मान लिया, और ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अब गॉड मान रहे हैं तो मूर्ति पूजा कर ली, गॉड ही नहीं मान रहे तो कैसी मूर्ति। अब हमने पता है भाई श्री कृष्ण जो है वो ऐसा दिखेगा, हमने उसकी मूर्ति बना दी, आपकी कल्पना है, किसी ने देखा नहीं है श्री कृष्ण को कि कैसे दिखते हैं, आपकी कल्पना में है कि इस तरीके से सुदर्शन चक्र लिया है, इस तरीके से बांसुरी ली है, इस तरीके से धोती बांध के वो जेवर जुवर पहन के और गाय को चरा रहे हैं, कुछ इस तरीके से, वो आपकी एक कल्पना है। ऐसे ही इन्होंने अपनी कल्पना में भगवान को, गौतम बुद्ध को भगवान मान लिया, और जितनी भी आप ये पिक्चर्स देखते हो ना गौतम बुद्ध की, वो ये महायान वाले ही है जो बनाते हैं, ठीक है। तो
बुद्ध को गॉड माना और उनकी मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। ये बहुत ज्यादा उदारवादी है क्योंकि इन पे फॉरेन इफेक्ट होता था। ठीक है, सामूहिक निर्वाण पे इन्होंने जोर दिया कि सबको बैठा के सबको निर्वाण प्राप्ति की ओर लेके जाया जा रहा है, और बोधिसत्व की संकल्पना भी जो है इस वाले एज में उभरी है। हिनायाना जो सेक्ट है, यहाँ पे कोई बोधिसत्व की बात ना होके सिर्फ बुद्ध की बात होती है। ठीक है, ये एक एक इंडिविजुअल निर्वाण की बात करते हैं, और बुद्ध को इन्होंने महापुरुष माना है, भगवान नहीं माना है। महापुरुष माना है, भगवान नहीं माना, इसीलिए उनकी कोई मूर्ति नहीं बनी, मूर्ति पूजा नहीं होती। बहुत ज्यादा रूढ़िवादी है ये, बिल्कुल जो गौतम बुद्ध है, सिद्धार्थ जिसको कहते हैं, उन्हीं की ही बातों को फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस लाने की इन्होंने नहीं सोची थी। रूढ़िवादी लोग, इन पे फॉरेन इफेक्ट नहीं था। तो ये हीनायाना और महायाना कब दो टुकड़ों में टूटे? बुद्ध की जो काउंसिल है वो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कनिष्क के समय में हो रही थी, तब इसमें टुकड़े हुए। जैन धर्म में सुधार के प्रयास किए गए। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण किया गया और जैन धर्म में बहुत ज्यादा विस्तार किया लेटर मौर्यन फेज में। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। आपने देखा कि एक समय ऐसा था जब ब्राह्मण धर्म को बिल्कुल ही नीचे कर दिया था, जैन और बौद्ध बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और ब्राह्मण धर्म को, कर्म कांडों को हटा रहे थे। कर्म कांड तो यहां भी हट जाएंगे पर उसको भक्ति में बदल दिया जाएगा। अब यज्ञ की जगह भक्ति पूजा होने लगेगी। ठीक है, वैष्णव धर्म आने लगेगा। तो यहाँ पे ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान यानी कि रिक्रिएशन होने लगा ब्राह्मण धर्म का। वैष्णव और भागवत धर्म का उदय होने लगा। रूल्स को लिबरल बना दिया। ठीक है, शूद्रों की और महिलाओं की परिस्थितियां भी अच्छी होने लगी थी, उनकी सिचुएशंस भी अब अच्छी होने लगी थी। शूद्र और ट्राइब्स का धार्मिक व्यवस्था में एकीकरण किया जाने लगा। पहले क्या कहा कि शूद्रों को, महिलाओं को जो है धर्म की जो काउंसिल्स हैं वहां पे नहीं आने दिया जाएगा, ये अछूत हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो है फॉरेन इन्वेजन के बाद महिलाओं की व शूद्रों की जो जाति जो मतलब वर्ण व्यवस्था था, अब उसके अंदर धीरे धीरे उनका भी एकीकरण होने लगा था। ठीक है, एलीट के भगवान मतलब जो उच्च जाति थे उनके भगवान विष्णु माने जाते थे और लोअर जो लोग होते थे उनके भगवान नारायण माने जाते थे। लेटर मौर्यन फेज के अंदर इन दोनों को जोड़ के विष्णु नारायण बना दिया था, यानी एलीट के और जो लोअर क्लास के लोग थे दोनों के भगवान को जोड़ा और विष्णु नारायण नाम दे दिया। विष्णु उच्च जाति के, नारायण निम्न जाति के, और नाम दे दिया विष्णु नारायण, दोनों का एकीकरण कर दिया। और कर्म कांड के स्थान पर भक्ति पर भी इन्होंने जोर दिया। अब यज्ञ अनुष्ठान से ज्यादा भक्ति करने लगे लोग, भाव से पूजा करने लगे थे। कर्म कांड के स्थान पे भक्ति पे जोर देना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सामाजिक सिस्टम कैसा था, सोशल सिस्टम कैसा था? वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था थी। ठीक है, 4 वर्ण सिस्टम बांटे हुए थे, जाति व्यवस्था भी थी। लेकिन जब विदेशी लोग आने लगे थे उसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन होने लगा था। मतलब अब वो वाली कट्टरता वाली बात नहीं थी, अब हाइब्रिडाइजेशन होने लगा था। दलितों की और महिलाओं की सिचुएशन पहले से बेटर होने लगी थी, उनको भी पूजा के अंदर शामिल किया जाने लगा था। ट्राइब्स का सोशल इंटीग्रेशन होने लगा था। जो जनजाति लोग रहते थे वनों में उनको भी अब समाज का हिस्सा माना जाने लगा था। ठीक है, तो ये आपका पूरा लेटर मौर्य काल था। पूरा मौर्य काल, पूरा उत्तर मौर्य काल पूरा होता है। अब हम गुप्त काल की बात करेंगे। गुप्त काल कौन थे? कुषाणों के सामंत थे गुप्त लोग। ठीक है, सामंत लोग थे। उनमें से ही एक सामंत जिसका नाम था श्रीगुप्त, अब वो अपनी पावर बढ़ाएगा और गुप्त साम्राज्य की नींव रखेगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में गुप्त काल के बारे में समझेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी डिटेल्स का पता लग गया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।